20 करोड़ साल पहले दुनिया कुछ ऐसे दिखती थी। कॉन्टिनेंट्स दे आल्सो मूव। रिंग ऑफ फायर क्या है, हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ और डेक्कन ट्रैप्स का वजूद क्यों है, ऑल एंड मैनी ऑफ सच क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय द टाइम वी कवर दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन धीमान। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 11 के फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 3। हमने पढ़ा अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। देयर वी सॉ दैट अर्थ वाज क्लासिफाइड इनटू 3 layers, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, which are further classified into inner core, outer core, lower mantle, upper mantle, oceanic crust, continental crust। और इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। ऐसी कौन सी लेयर है जो हम मनुष्यों के लिए, हम ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो लेयर जिस पे हम रहते हैं। और ऐसी लेयर कौन सी है, वो है हमारी सरफेस लेयर। अब इस सरफेस लेयर का क्या मतलब है? सरफेस लेयर हम समझते हैं इस चैप्टर में, वो है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल के कॉम्बिनेशन को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये लिथोस्फीयर फ्लोट करता है एक सेमी मॉल्टन प्लास्टिक लेयर पे जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। और लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को समझने के लिए हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। अब इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहता हूं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्चुअली में है क्या। ये थ्योरी ये कहती है कि जो लिथोस्फीयर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक दैट इज कॉल्ड प्लेट्स, एंड दीज प्लेट्स दे मूव, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो दे आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट द सेम टाइम। अब सवाल ये उठता है कैसे? द क्वेश्चन इज हाउ, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अब बिफोर दिस थ्योरी ये माना जाता था कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हाईलैंड्स एंड डिप्रेशंस। द ओशन वाटर फिल्ड द डिप्रेशंस एंड व्हाट रिमेन्ड अबव द सी लेवल वर क्लासिफाइड एज द 7 कॉन्टिनेंट्स एज वी सी टुडे। कहने का मतलब है ये है कि इस थ्योरी के आने से पहले देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि जिन 7 कॉन्टिनेंट्स को आप और मैं जानते हैं, समझते हैं, उनकी पोजीशन स्टार्टिंग से ऐसी ही थी। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के आने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। इस चैप्टर में हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए 3 थ्योरीज को समझेंगे। पहली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें हम देखेंगे अर्थ के फीचर्स को और उसकी कुछ लिमिटेशंस को समझेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस, उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए 2 सेपरेट थ्योरी आई। पहली थ्योरी थी कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी और दूसरी थ्योरी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन थ्योरीज को जब हम समझ लेंगे, इन तीनों थ्योरीज को समझने के बाद इनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, सम गुड पॉइंट्स, वी विल कंबाइन दैम एंड देन फॉर्म द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, and we will understand how the plates, the crustal plates, they interact with each other। उसके बाद हम फोकस करेंगे एक स्पेसिफिक प्लेट पे जो कि है हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट, और हम ये देखेंगे कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ और डेक्कन प्लेटू या डेक्कन ट्रैप्स कहूँ, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सब जानने और समझने के बाद हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनोज इन प्लेट्स के इंट्रैक्शन से कैसे रिलेटेड है और दुनिया के अर्थक्वेक और वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बट बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, आई वांट यू टू लुक एट द अटलांटिक ओशन। अगर आप अटलांटिक ओशन के दोनों साइड की कोस्ट लाइन को देखो, दे फॉर्म ऑलमोस्ट अ सिमेट्री विद ईच अदर। मतलब कि अगर आप उन कोस्ट लाइन को आपस में जोड़ दो तो वो एक पजल की तरह आपस में जुड़ जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट हैज पजल्ड पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। People have always wondered about the possibility of a single landmass, means North America, South America, Europe and Africa could have been part of a single landmass in the past। लेकिन ऐसे पहले इंसान जिन्होंने ऐसी पॉसिबिलिटी को दर्ज किया वो थे अब्राहम ऑर्टिलियस। बट इट वाज एंटोनियो पेलेग्रिनी who converted this assumption into a map, और वो मैप कुछ ऐसा दिखता था। इस मैप में देख सकते हैं आप, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को एक ही लैंड मास का पार्ट दिखाया है। लेकिन
ऐसे पहले इंसान जिन्होंने मतलब इस फिनोमिना को अच्छे से समझाया, पूरी एक्सप्लेनेशन दी, वो थे हमारे एल्फ्रेड वेगनर। और वो एक्सप्लेनेशन हमें हमारी पहली थ्योरी पे लेके आती है इस चैप्टर के, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मोटे मोटे 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है या रटनी है, जो करना है वो आप देखें। पहली बात ये थी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब एक सिंगल लैंड मास था जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट उन्होंने कहा उसको, उसका नाम दिया पैंजिया, और उस पैंजिया को सराउंड करता एक मेगा ओशन था, दैट इज पैंथेलॉसा। अब ये पैंजिया भी आगे ब्रोक हुआ 2 कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस में। पहला था लोरेशिया, दूसरा था गोंडवाना लैंड। और ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड भी आगे चल के 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए, जिसे आप और मैं जानते हैं और बचपन से पढ़ते आए हैं। इफ पैंजिया वुड स्टिल हैव एग्जिस्टेड टुडे, इट वुड हैव लुक्ड समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो इंडिया है वो वेल बिलो इन सदर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन हम जानते हैं कि इंडिया आज के टाइम में इट बिलोंग्स टू द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये जो मूवमेंट है ये हम समझेंगे कैसा हुआ इस चैप्टर में। अब ये एक एनिमेशन है जो बताता है कि पैंजिया कैसे ब्रेक हुआ और कैसे आज वो 7 कॉन्टिनेंट्स में हम उसको देखते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। सेंट्रल एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, दे आर पार्ट ऑफ लोरेशिया, and whatever has remained it was constituted in Gondwana land। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने 5 प्रूफ दिए। पहला प्रूफ था कोस्ट लाइन का, सेकंड प्रूफ था रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ का, थर्ड प्रूफ था ग्लेशियल डिपॉजिट, हम देखेंगे क्या है, फोर्थ था प्लेसर डिपॉजिट का, और फिफ्थ था फॉसिल रिमेन्स का। तो हम एक एक करके समझते हैं, लेट्स स्टडी इट वन बाय वन। द फर्स्ट इज द कोस्ट लाइन। एल्फ्रेड वेगनर ने साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन को मैच किया और पाया कि दे एग्जैक्टली फिट ईच अदर, बट ही डिड द मैचिंग एट 1000 fathom line। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फैथम? फैथम इज अ मेजर ऑफ डेप्थ बिलो द सी लेवल। सी लेवल के कितना नीचे, कितनी डेप्थ पे है, उसे हम फैथम से मेजर करते हैं, और एक फैथम 6 फीट के बराबर होता है। तो जो मैचिंग उन्होंने की, जो कोस्ट लाइन उन्होंने चूज़ की अपनी मैचिंग के लिए, वो थी 6000 फीट बिलो द सी लेवल। सेकंड जो प्रूफ था वो थी रॉक की प्रॉपर्टीज़। उन्होंने सदर्न अमेरिका और अफ्रीका पे जो रॉक्स पाए जाते हैं, बोथ कॉन्टिनेंटल रॉक्स एज वेल एज ओशियानिक रॉक्स, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, उसकी एज को स्टडी किया, एंड ही फाउंड दैट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब कि हो सकता है इसका एक कॉमन ओरिजिन रहा हो, दो दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी लार्ज अटलांटिक ओशन। थर्ड प्रूफ था ग्लेशियल डिपॉजिट्स, या आपकी बुक में दिया है टिलाइट डिपॉजिट्स। अभी ग्लेशियर कभी स्टैटिक नहीं रहता, हमेशा मूव करता है, और जब ये मूव करता है तो इसके वेट के जो नीचे आके जो भी पत्थर वगैरह क्रम्बल और क्रश हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर ने ऐसे ही रॉक्स को इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग सैंपल मांगे स्टडी किया, और ये पाया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल सेम है। मतलब वही सेकंड प्रूफ वाली बात, इनका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल एक ही ओरिजिन है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, कि टिलाइट डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक composed of compacted glacial rocks, means it is formed under the weight or pressure of a glacier। और इस फोटो में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रॉक्स कभी किसी ग्लेशियर के नीचे आए होंगे और आज इनका ये हाल है, दैट दे हैव फॉर्म्ड अ वेरी लार्ज सेडिमेंट्री रॉक। फोर्थ जो प्रूफ था वो था प्लेसर डिपॉजिट्स को लेके। अभी यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है और क्यों बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम गोल्ड का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करते हैं ये एक माउंटेन है, कोई भी माउंटेन है, और यहाँ पे एक गोल्ड की वेन है। ये वेन यहाँ पर एक्सपोज हो गई सराउंडिंग्स को या एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को।
और यहाँ पे इसकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी और सीधी सी बात है, अगर कोई यहाँ पे नदी वगैरह कुछ बहती होगी तो यहाँ पे इसका इरोजन भी होगा। अब ये जो इरोडेड गोल्ड है ये नीचे आके वैली में आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेट होता रहेगा और टाइम के साथ साथ जब इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा इट विल कन्वर्ट इनटू ए सेडिमेंट्री रॉक। और ऐसे ये तो हमने एग्जांपल लिया गोल्ड का, ऐसे ही और काफ़ी सारे वैल्यूएबल मिनरल्स भी ऐसे बन जाते हैं, तो उसे हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। अब इस फोटो को आप यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इस पार्ट को आप रखो ब्राज़ील में और इस पार्ट को आप रखो अफ्रीका में। कि अफ्रीका में तो गोल्ड पाया जाता है, प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, लेकिन जो उसकी वेन्स हैं वो पाई जाती हैं हमारे सदर्न अमेरिका में। यानी कि कितना बड़ा उनके बीच में डिस्टेंस है, उसके बाद भी वेन्स मिसिंग है और उसके वहाँ प्लेसर डिपॉजिट्स मिसिंग है। तो ये था इनका चौथा प्रूफ। पांचवा प्रूफ दिया इन्होंने फॉसिल एनिमल के जो फॉसिल्स होते हैं उनका। अब आप ये समझिए कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच आर लोकलाइज्ड स्पीशीज़ और वो कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं। वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब कि कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो किस एनवायरनमेंट में है, कौन सी ज्योग्राफी है, या फिर काफ़ी सारे दे आर सेपरेटेड बाय ह्यूज ओशियानिक बैरियर्स। तो ऐसे ही दो एग्जाम्पल उन्होंने बुक में दिए हैं, एक है लेम्यूर और दूसरा है मीसोसॉरस। लेम्यूर जो है इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते हैं। भले ही हम जानते हैं कि इंडिया कहाँ है, मेडागास्कर और अफ्रीका कहाँ है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया मीसोसॉरस। ये जो स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्ट डायनासोर की एक स्पीशीज़ है और ये पाई जाती है सिर्फ अफ्रीका में और सदर्न अमेरिका में, भले ही उनके बीच में इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है। कहने का मतलब ये है कि कभी ये एक ही लैंड मास का पड़ रहे हों और वहाँ पे ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक साथ पनपती हों, लेकिन फिर कॉन्टिनेंट्स मूव कर गए काफ़ी बिलियन ऑफ ईयर्स के टाइम स्पैन के अक्रॉस, और इसलिए इनके फॉसिल्स आज इतनी सेपरेट दूर दूर जगहों पे मिलते हैं। तो इन प्रूफ के साथ वो क्या प्रूव करना चाहते थे? ही वांटेड टू प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिंगल लैंड मास, ही वांटेड टू प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब सवाल ये है कि हाँ ठीक है उन्होंने प्रूव कर दिया, लेकिन वो कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव करते थे? तो उसके लिए उन्होंने दो एक्सप्लेनेशंस दी। पहली जो एक्सप्लेनेशन थी वो थी पोलर फ्लीइंग फोर्स। दिस फोर्स इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर आप देखोगे तो जो हमारी अर्थ है इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्फीयर, बट उसकी जो शेप है वो ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप की है। यानी कि जो इक्वेटर है वहाँ से वो थोड़ी मोटी सी है, लेकिन जो पोल के पास है थोड़ी पिचकी हुई सी है, ऐसी शेप है। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। और सेकंड जो फोर्स उन्होंने बताई वो थी टाइडल फोर्स। अब इस फोर्स को वैसे तो हम डिटेल में चैप्टर 14 में स्टडी करेंगे, बट ये फोर्स क्या है कि जो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से हमारी जो टाइड्स हैं, ओशन में टाइड्स हैं, वो जनरेट होती हैं ग्रेविटेशन पुल की वजह से बिटवीन अर्थ एंड मून। तो वीगनर साहब ने ये कहा कि when we combine these two forces over million of years they become effective to break apart the continents and move them। तो इन दो के साथ ही हम आते हैं कि इस जो थ्योरी उन्होंने दी इसकी लिमिटेशंस क्या थी। पहली लिमिटेशंस तो ये थी कि जो फोर्स उन्होंने बताई वो इनएडिक्वेट थी। ठीक, ये तो हम भी जानते हैं कि ये जो फोर्सेस थी पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स ये इतनी नहीं हो सकती हैं, ऐसा कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव कर सकते हैं। जो सेकंड थ्योरी थी वो आप ये समझिए कि ये थ्योरी आई थी 1912 में। ये वो समय था जब ओशन के क्रस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ये समझा जाता था कि जो ओशन का बेड है, जो ओशन फ्लोर है, इट इज़ मोस्टली फ्लैट। और जो विगनर साहब ने सैंपल्स लिए अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो मोस्टली लिए कॉन्टिनेंट से, और यही उनकी थ्योरी की सेकंड बिगेस्ट लिमिटेशन थी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी जो थ्योरी थी अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो एज सच तो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन
जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा क्यों होता है, वो उस पर कहा गया कि थोड़ी और रिसर्च करने की आवश्यकता है। ड्रिफ्ट थ्योरी की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए दो थ्योरीज आई। जो पहली थ्योरी है और इस चैप्टर की जो दूसरी थ्योरी है वो है कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के एस्थेनोस्फीयर में, जो कि हमारा मॉल्टन या प्लास्टिक लेयर है, वहाँ पे कन्वेक्शन सेल एक्टिव हैं। अब कन्वेक्शन सेल क्या होते हैं? जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन एंड थ्रू रेडिएशन। ये वैसा ही कुछ है जैसा कि हमने पढ़ा था कि वाटर बॉयल होता है थ्रू द इफ़ेक्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स। तो जो मॉल्टन एस्थेनोस्फीयर है वहाँ पे भी इसी प्रकार के कन्वेक्शनल करंट्स एक्टिव हैं। तो जो मैग्मा है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अब कन्वेक्शन सेल में जो बात समझने की है वो ये है कि इस कन्वेक्शन सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है। पहला है प्राइमॉर्डियल हीट। जब धरती का फॉर्मेशन हुआ तो धरती एक आग का गोला थी और अब तक वो ठंडी नहीं हुई है, भले ही सरफेस सॉलिडिफाई हो गया हो, बट अर्थ के अंदर अभी भी इन लिक्विड स्टेट। दूसरी एनर्जी है रेडियो एक्टिविटी, जो कि हमारी एस्थेनोस्फीयर में एक्टिव है। इन दोनों एनर्जी की वजह से हमारे एस्थेनोस्फीयर में कुछ थर्मल डिफरेंसेस हैं और यही थर्मल डिफरेंसेस कन्वेक्शन सेल को एक्टिव रखते हैं। ड्रिफ्ट थ्योरी की सेकंड लिमिटेशन ये थी कि विगनर ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए वो सारे के सारे सैंपल्स कॉन्टिनेंट से लिए हुए थे। तो जैसे जैसे टाइम के साथ सी बेड पर रिसर्च होती रही तो उसके रिलीफ फीचर्स का भी पता लगता रहा। तो उसके जो रिलीफ फीचर्स हैं उसको मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरे हैं मिड ओशियानिक रिजेस और तीसरे हैं हमारे डीप ओशन प्लेन, या जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है अबिसल प्लेन्स। अब इन रिलीफ फीचर्स को हम 13 चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझना है। मार्जिन्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट हैं, बट दे आर सबमर्ज्ड, वो सबमर्ज्ड है अंडर द ओशन वाटर। मिड ओशियानिक रिजेस 2 पैरेलल माउंटेन रेंजेस को कहा गया है और ये माउंटेन रेंजेस जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे भी ओशन है, जहाँ पे भी सब है, ये वहाँ हर जगह पाए जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और इन 2 माउंटेन रेंज के बीच में एक ट्रफ है, एक बीच में जो वैली है, इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी। और ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है यहाँ से लावा बाहर आता है और माउंटेन रेंजेस पे ये यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। अब मिड ओशियानिक रिजेस और कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच में जो जगह बच गई उसे हम कहते हैं अबिसल प्लेन या फिर डीप ओशन प्लेन्स। अब जैसा मैंने कहा चैप्टर 13 में पढ़ेंगे अब, लेकिन इतना जान लिया तो बहुत है। तो सेकंड जो थर्ड थ्योरी है और सेकंड जो थ्योरी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब इस थ्योरी को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशली फोकस करें पैसिफिक ओशन पे, खासकर वो ओशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है बिटवीन जापान एंड द अलास्का एंड कनाडा एंड अमेरिकाज। अब उसके बीच में जो पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे है मिड ओशियानिक रिज और ये है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन और उसके बीच में है हमारे डीप ओशन प्लेन्स। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये कहती है कि जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो लावा है वो इनके बीच की वैली से सरफेस पे आता है और दोनों साइड पे एक्यूमुलेट होता है। ना केवल ये एक्यूमुलेट होता है बल्कि ये कि जो क्रस्ट है ये उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। तो यहाँ से जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में पुश हो रही है, लेकिन आप मार्जिन्स पे फोकस करें तो यहाँ पे जो ट्रेंचेस पाए जाते हैं, आप देखें यहीं पे ओशियानिक ट्रेंचेस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेट है ये वापस एस्थेनोस्फीयर में जाके सबसाइड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो थ्योरी है इसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं। जो सी फ्लोर है, ये जो सी फ्लोर है ये यहाँ तो क्रिएट होता है और यहाँ जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ये सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। अब इसके एविडेंसेस क्या हैं, इस थ्योरी के एविडेंसेस क्या हैं?
पहला एविडेंस है रॉक के प्रॉपर्टीज। अब दोनों साइड वैली या ट्रफ या मिड ओशियानिक रिज का जो जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी है उसके दोनों साइड कि आप रॉक्स को स्टडी करें तो बिल्कुल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल सिमिलर। अब आपकी बुक में एक कंसेप्ट है पैलियोमैग्नेटिज्म का, मैं चाहता हूँ कि आप समझें पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, लेकिन ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। यानी कि पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल की डिग्री कुछ और रही होगी, आज इसकी डिग्री कुछ और है, आने वाले टाइम में कुछ और रही होगी। तो जब भी लावा इस वैली से बाहर आता है तो ये उस टाइम के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओरिएंटेशन है ये उसको कैप्चर कर लेता है। तो आप ये देखना कि जो इनके दोनों साइड पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उन पे अलग अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल हमें मिलता है, और इसे ही पैलियोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट कहते हैं। सेकंड जो एविडेंस है वो है हमारी जो क्रस्ट है दोनों साइड उसकी एज। कहीं पे भी इसकी एज 20 करोड़ साल से ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो क्रस्ट यहाँ पे क्रिएट होती है उसको 20 करोड़ साल लगते हैं यहाँ जाके डिस्ट्रॉय होने में। और तीसरा है सेडिमेंट, और तीसरा जो है वो है कि जो सेडिमेंट्स हैं वो बड़े थिन है, मतलब उनकी जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 20 करोड़ साल में तो वो क्रिएट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन हमारी अर्थ को यहाँ पे आगे 4 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। तो जो सेडिमेंट्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो 4 बिलियन ईयर्स के हिसाब से नहीं है, बल्कि वो है 20 करोड़ साल के हिसाब से। तो ये जो है ये एविडेंसेस थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को प्रूव करने के लिए। अभी हमने 3 थ्योरी पढ़ी हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी, करंट सेल और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको उठाओ। ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने पढ़ा क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी में हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड द मैंटल, द प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन सेल विद इन द asthenosphere. Now you combine these 3 theories and what we get as a result is the plate tectonics. Before we understand what plate tectonics mean, I want you to understand 2 specific concepts. One is the plates, what is the definition of plates. The second is the plate boundaries. Then you will understand plate tectonics more easily. तो प्लेट्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर नथिंग बट दे आर लार्ज स्लैब ऑफ रॉक, बहुत मैसिव हैं और इरेगुलरली शेप्ड हैं, एंड इट फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर। अब ये 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक, और डिपेंड करता है कि उस प्लेट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कॉन्टिनेंट्स पे लाई करता है या ओशियानिक कवर करते हैं। और तीसरा है कि इन प्लेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हमारी मेजर प्लेट्स और हमारी माइनर प्लेट्स। तो ये आपका होमवर्क है, आप इस वर्ल्ड मैप में देखो कि कौन कौन सी प्लेट मेजर प्लेट्स हैं और कौन कौन सी प्लेट्स माइनर प्लेट्स हैं। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है प्लेट बाउंड्रीज का। प्लेट बाउंड्रीज पहली बात तो कहाँ कहाँ बन सकती है? वो बन सकती है ओशियानिक प्लेट के बीच में, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, या कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में। ठीक, प्लेट बाउंड्रीज यहाँ बन सकती हैं। अब प्लेट बाउंड्रीज 3 टाइप की होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो उसमें से जो हैवियर प्लेट होती है वो नीचे सबसाइड कर जाएगी और जो लाइटर प्लेट है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। और ये बात भी आप ध्यान रखिए, जो ओशियानिक प्लेट होती है वो हमेशा कॉन्टिनेंटल प्लेट से हैवियर होती है। तो जहाँ कहीं भी ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस होगी तो हमेशा ओशियानिक प्लेट सबसाइड करेगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन अगर 2 ओशियानिक प्लेट्स हैं उनमें से वो प्लेट जो हैवियर है इट विल सबसाइड, और वो प्लेट जो लाइटर है इट विल मूव अबव द हैवियर प्लेट। लेकिन यदि 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं तो उनमें से कोई भी सबसाइड नहीं करेगी। दोनों प्लेट का जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड मूवमेंट होगा, और यहाँ से बनते हैं हमारे माउंटेन रेंजेस। तो ओशियानिक कॉन्टिनेंट और ओशियानिक में बनते हैं डीप ट्रेंचेस, और कॉन्टिनेंटल प्लेट में बनते हैं माउंटेन रेंजेस। कब बनते हैं? जब कन्वर्जेंस होता है। सेकंड प्लेट बाउंड्री है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये तब होता है
सेकेंड प्लेट बाउंड्री है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. दिस हैपन्स when two plates move away from each other as we have seen in the mid oceanic ridges section. तो यहाँ पे जो क्रस्ट होती है वो क्रिएट होती है और कन्वर्जेंस में हमने पढ़ा था कि वो डिस्ट्रॉय होती है. तीसरी है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. हेयर नाइदर द क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड बट द प्लेट्स दे मूव स्लाइड पास्ट ईच अदर. वो एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे पैरेलली स्लाइड करते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कि इन तीनों प्लेट्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्रस्ट क्रिएट होगी, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी और कहाँ पे कुछ नहीं होगा. मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार पढ़ें, देखें ध्यान और रट लें इस चीज़ को कि प्लेट बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे एग्जिस्ट करती है. सपोज कीजिए यहाँ पे एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है. अब ये भी इधर मूव करेगी और अब ये जो प्लेट है यहाँ से इधर मूव करेगी और ये यहाँ से इधर मूव करेगी और ये प्लेट यहाँ से इधर मूव करेगी और यहाँ से इधर मूव करेगी. लेकिन जो इनके बीच में ये गैप है, इसमें ये पोर्शन इधर जाना चाहता है और ये पोर्शन इधर जाना चाहता है. यहाँ पे ना तो क्रस्ट क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बल्कि दे विल मूव पास्ट ईच अदर. तो इसी और ऐसे ही बनते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स. अभी हमने पढ़ा प्लेट्स के बारे में और प्लेट बाउंड्रीज के बारे में. अब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्या चीज़ है और हम जो हमने पहले 3 थ्योरीज पढ़ी हैं हम उसको कंबाइन करेंगे. तो हमने कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी में पढ़ा कि अर्थ एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन सेल प्रेजेंट हैं और यहाँ पे ये 2 सेल हैं, एक फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ से लावा ये जो मिड ओशियानिक रिज है यहाँ से हमारे सरफेस पे आएगा. क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्मा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये प्लेट को भी इस डायरेक्शन में पुल करेगा और यहाँ पे हमारी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. और जैसा कि मैंने कहा कि प्लेट बाउंड्रीज के मार्जिन पे हमारी जो अर्थ है वो सबसाइड कर जाती है, एस्थेनोस्फीयर में वापस मिल जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ ये ऐसे यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसा दिखाया है. तो ये थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. कन्वेक्शन करंट सेल के एक्टिव होने के कारण जो हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. जैसा कि हमने ड्रिफ्ट थ्योरी में समझा था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते बल्कि जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स मूव करती हैं. जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो उन प्लेट्स का पार्ट हैं. और ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ के एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट सेल प्रेजेंट है. तो ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अभी हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ लिया है. अब हम ये समझेंगे कि इंडियन प्लेट की मूवमेंट कैसी रही. इंडिया कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट था. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते, इंडिया, यहाँ मेडागास्कर, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसा था और वर्ल्ड उस टाइम कुछ ऐसा दिखता होगा. यहाँ पे हमारा इक्वेटर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है. ये यहाँ से नॉर्दर्न मूव करता है और यहाँ जाके सदर्न चाइना पे टकराता है. अब जब ये नॉर्दर्न मूव कर रहा था तो वो एक जगह से गुजरा जहाँ पे आज के टाइम पे मॉरिशस है. वहाँ पे उस टाइम बहुत ही इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी. तो जब उस आइलैंड्स के ऊपर से इंडियन प्लेट गुजर रही थी तो वहाँ पे जो इंडिया है उसके अंदर वो सारा मैग्मा लेयर बाय लेयर इकट्ठा हो गया और वैसे बने हमारे डेक्कन प्लेटू या डेक्कन ट्रैप्स. अब ये जो प्लेट थी ये यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे टकरा गई. अब यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल मूव थी और इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है. और मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज होते हैं तो उनमें से कोई भी प्लेट सबसाइड नहीं करती है, दोनों प्लेट का अपलिफ्टमेंट होता है. तो इन दोनों प्लेट की अपलिफ्टमेंट के चलते आज यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है जिसे हम हिमालयाज़ कहते हैं. तो ऐसे हुआ हिमालयाज़ और डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन. अब आपकी बुक में इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट को लेके कुछ मैप वर्क हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखें. तो यहाँ पे हैं हमारे हिमालयाज़ और ये जो पोर्शन है यहाँ पे है हमारे किरथार माउंटेन रेंजेस. ये पाकिस्तान के यहाँ पे है मकराना कोस्ट और यहाँ पे है चागोस आर्कीपिलागो. आर्कीपिलागो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स.
सो इट इज़ अ चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे म्यांमार में है हमारे रकिनयोमा माउंटेन रेंजेस। इंडोनेशिया के यहाँ पे है जावा ट्रेंच। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेंच है तो यानी कि जो प्लेट है वो सबसाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट के अंडर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं उनका अपलिफ्टमेंट आज भी हो रहा है। तो यहाँ पे वो प्लेट जो है वो यहाँ पे अपलिफ्ट हो रही है और यहाँ से वो क्रिएट हो रही है। अगर आप यहाँ न्यूजीलैंड के आसपास देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे अर्थ का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे मिड ओशियानिक रिज है और यहाँ पे जाके उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। अब जहाँ जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पे हमारे लाई करते हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनोज। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और यही है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। लेकिन जो यहाँ पे जो मेन याद रखने की चीज़ है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर आप पैसिफिक प्लेट को देखें तो उसके बिल्कुल चारों तरफ जो है हमारे अर्थक्वेक और वॉल्केनोज अकर होते हैं, तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये देखें कि इंडिया में कौन कौन से अर्थक्वेक जोन हैं और वो अर्थक्वेक जोन कौन कौन सी प्लेट बाउंड्री पर लाई करते हैं। एंड दैट इज़ ऑल वी हैव। और इस चैप्टर में इतना ही था पढ़ने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता था। सबसे पहले हमने पढ़ा ड्रिफ्ट थ्योरी को। उस ड्रिफ्ट थ्योरी को की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने स्टडी की सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी, और उनको कंबाइन करके जो थ्योरी बनी वो थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमने प्लेट्स के कंसेप्ट को समझा और प्लेट बाउंड्री को समझा, और हमने ये देखा कि जो इंडियन प्लेट है उसकी मूवमेंट कैसे रही और मूवमेंट के चलते हिमालयाज़ और डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर हमने देखा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, और ये वहीं पे लाई करती हैं जहाँ पे हमारी प्लेट बाउंड्रीज हैं। अब इस वीडियो में मैं क्विकली जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, हमें ये 30 वर्ड्स में लिखना है। What were the forces suggested by the Wigner for the movement of continents? तो उन्होंने 2 फोर्स बताई थी, पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स was related to the rotation of the earth and tidal force was related to the gravitational pull of the moon. Second question था, how are the convectional current in the mantle initiated and maintained? तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला है प्राइमोर्डियल हीट का कि अर्थ जो है वो स्टिल इट इज़ हॉट इनसाइड। सेकंड है जो रेडियो एक्टिविटी, इनके कारण जो थर्मल डिफरेंसेस बनते हैं उससे हमारे अर्थ के अंदर कन्वेक्शन सेल इनिशिएट होते हैं और मेंटेन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इज़ ना कि आर, तो हमें एक ही डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस ये है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कोई भी नई क्रस्ट जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इट इज़ अ कंजर्वेटिव प्लेट मूवमेंट। इट इज़ अ कंजर्वेटिव प्लेट मूवमेंट। और अगर आपको दूसरा डिफरेंस लिखना पड़े तो आप लिखिएगा कि यहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जो बाकी जगह है वहाँ पे हमारे वॉल्केनोज एक्टिव होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द इंडियन लैंड मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। हमने देखा कि वहाँ से उन्हें नॉर्दर्न मूवमेंट किया, और जहाँ पे आज के टाइम पे मॉरिशस है वहीं पे डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हुआ। और अगर आपको स्पेसिफिकली लिखना है आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे मॉरिशस की जो लोकेशन है आप उसको देखिए और वो आप यहाँ लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज दैट rejuvenated the interest of scientists in the study of distribution of ocean and continents। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज हैं, कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और अगर ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप उसके फीचर्स बता देना, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही लिखना पड़े तो आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग में सी फ्लोर के जो रिलीफ फीचर्स हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, मिड ओशियानिक रिजेस, उसके बारे में लिख सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमें लिखना है 150 वर्ड्स में,
और इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे जो एल्फ्रेड वेगनर ने 5 एविडेंस दिए थे। पहला था कोस्टलाइन का, दूसरा था रॉक की एजिस का, तीसरा था ग्लेशियल डिपॉजिट, चौथा था हमारे प्लेसर डिपॉजिट और 5वें थे फॉसिल के बारे में। तो आप लिख सकते हैं 150 वर्ड्स में आराम से आप लिख सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इस पूरी बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने 4 डिफरेंस बताए हैं। आप चाहें तो इसको और एक्सपैंड करके इन 4 से आप 9 या 10 डिफरेंस बता सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बताया था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, लेकिन टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि हमारी प्लेट्स मूव करती हैं। सेकंड जो डिफरेंस है वो है फोर्सेस कि क्यों मूव करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो फोर्स बताई थी पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, वो इनएडिक्वेट थी। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन करंट सेल है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। इट इज़ द फोर्स दैट इज़ बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तीसरा मेन डिफरेंस ये है कि जब ये थ्योरी आई थी तब सी फ्लोर के रिलीफ फीचर्स को ओवरलुक कर दिया गया था। तब ये नहीं पता था कि मिड ओशियानिक रिजेस क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या होते हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है। तो ये उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तब हमें पता था कि सी फ्लोर के रिलीफ फीचर्स क्या हैं। जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज को नहीं समझा पाई, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज और अर्थक्वेक को बिल्कुल एक्यूरेटली समझा दिया गया। यही हैं 4 डिफरेंसेस। आप चाहें तो इसको और इन्हीं 4 पॉइंट्स को आगे बढ़ा के इनके 9 या 10 डिफरेंस निकाल सकते हैं और 150 वर्ड्स में आप इसको फिल कर सकते हैं। तो गाइस चैप्टर 4 में इतना ही था। ऐसी कोई बात जो मैं नहीं बता पाया हूँ या ऐसा आपको कोई डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।